यानी 7.6 के लिए एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, यानी दो ही, एक लाग्रांज है एक रोले की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोले की प्रमेय, रोले की मध्यमान प्रमेय। इसमें क्या होगा, यानी कि एक फलन दिया होगा, इसका जो कंटेंट है वो लिखते हैं, यदि कोई वास्तविक फलन रहा है एक समवृत्त अंतराल क्लोज AB में इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर 1, पहली कंडीशन ये रहेगी इसकी कि जो फलन जो f है, हमारा जो फलन f है, समवृत्त अंतराल AB में सतत हो। कंटिन्यूअस फंक्शन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, सतत हो। दूसरी कंडीशन है फलन f विवृत्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो। तीसरी कंडीशन है तथा एफ ए, यानी जो लिमिट दे रखी है इंटरवल की वो एफ और एफ ए बराबर एफ भी रहा हो, तब हम कहेंगे तब विवृत्त अंतराल AB में बिंदु C, यानी कि कोई बिंदु C हो, बिंदु C अंतराल AB में एक बिंदु C ऐसा होगा जहां f डैश c इक्वल टू 0, यानी विवृत्त अंतराल AB में एक बिंदु C ऐसा होगा जहां f डैश c इक्वल टू 0, यानी कि जो C बिंदु होगा वो भी इस अंतराल में क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। ठीक है ना, यानी कि अब देखो, एक तो मोटे से तौर पर आप ऐसे समझ लो, बाद में समझाऊंगा, कि जब भी हम रोले की प्रमेय को हम सेटिस्फाइड कराएंगे किसी क्वेश्चंस के लिए, एग्जांपल्स के लिए, तो सबसे पहले क्या है, आपको एक बात ध्यान रखना कि जब भी जो आंसर आएगा, यानी कि एक तो वो इनफाइनाइट और आयोटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ये यानी कि जब हम आंसर निकालेंगे, चाहे वो जब हम उस फंक्शन को सतत दिखा रहे हो, चाहे उस फंक्शन को अवकलनीय दिखा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि उसकी जो फॉर्म है वो इनफाइनाइट या आयोटा में आ रही है, तो वहां पर क्या नहीं होगी, रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। ठीक है ना, एक बात याद रखना, यानी कि उसका मान यानी वास्तविक होना चाहिए, यानी रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि जो f ऑफ AB है, यहाँ पर ऐसे ही लिख लेना, इससे और समझ में आएगा, जो हमारा क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल बोलते हैं समवृत्त और विवृत्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल ये बिलोंग्स करेगा किसमें, R में, प्रत्येक रियल नंबर के लिए, और रियल नंबर समझते हो कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो ये दिमाग में रखना, जब आंसर हमारा अगर इस थ्योरम में आ रहा है तो जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूटी के लिए चेक कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा,
यानी कि ये कोई शार्प पॉइंट, यानी कि यदि कोई फंक्शन, अब इसने कहा है यदि कोई वास्तविक फलन f संबंध अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित है कि फलन जो f जो है वो संवृत अंतराल a b में कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यानी कि हमने इस प्रकार एक दो बिंदु हैं, ठीक है ना, यानी कि ये x बराबर a बिंदु, ये x बराबर b बिंदु, ठीक है ना। जब भी हम किसी फलन का यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो उसमें कोई भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? शार्प पॉइंट आ गया जहां भी तो वो फलन सतत नहीं होगा, यानी कि सतत या अवकलनीय नहीं होगा, यानी शार्प पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि अगर इसका ऐसे ग्राफ देखा जाए तो देखें कि ये जो फंक्शन है यहां पर ऐसे करके, तो ये यानी कि सतत के लिए क्या होगा कि वो उन बिंदुओं पर, यानी कि ए पर बी पर बी और ए और बी के बीच में प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, वो सतत होना चाहिए, ठीक है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि फलन f विवृत अंतराल a b में अवकलनीय हो। अवकलनीयता का मतलब ये हो गया कि इन दो बिंदु, यानी कि ये तो भाई ओपन है, बाहरी सीमाएं, तो ये पॉइंट तो हम लेंगे नहीं, यानी कि अंदर वाले पॉइंट को डालने पर यदि कोई रियल नंबर आता है तो वो उस बिंदु पर फलन क्या होगा, हमारा अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर फिर तीसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों का मान कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो f यानी कि जो इतनी दूरी चला है ये हमारा f ऑफ a फंक्शन है, ये हमारा f ऑफ b फंक्शन है। तो इस x बराबर a पर f हो रहा है, x बराबर b पर b फंक्शन हो रहा है। इन दोनों बिंदुओं के सामने देखा जाए तो क्या हो रहा है, f बराबर f b, ठीक है ना। तब उसने कहा है कि यहां पर जो है एक बिंदु ऐसा होगा c जहां पर फलन f ऑफ एक बिंदु c ऐसा होगा जहां पर f ऑफ b f ऑफ डैश c इक्वल टू 0, यानी कि एक बिंदु जरूर ऐसा रहा होगा जिस पर हम क्या करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट खींच सकें। क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आपने स्पर्श रेखा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि हम वहां पर dy अपॉन dx या tan थीटा या f डैश x, कोई ही तो हम क्या कहते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते थे, ठीक है ना। तो यहां पर एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर हम क्या खींच सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये इसके क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री बनेगा तो tan 0 का मान क्या होगा, 0 होता है। इसलिए एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर f डैश c का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो बिंदु c है, यहां पर भी फंक्शन जो f डैश c का मान क्या होगा, 0 होगा। ये हमारे a और b बिंदु हैं, ठीक है। इन पर टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है क्योंकि अवकलनीयता देखे जाए तो इन पर क्या नहीं बनेगा, ये स्मूथ कर्व है। ये हमारा कर्व कैसा कर्व है, स्मूथ कर्व है। देखिएगा जैसे कि एक फंक्शन लेते हैं हम, यानी कि f ऑफ x बराबर, यानी कि जब मॉड ऑफ x का जब हम खींचते हैं क्या ग्राफ, तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा, यानी इस V आकार का एक ग्राफ खींचता है, V आकार का ये ग्राफ यहाँ पर खींचता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्मूथ यानी कि कंटिन्यूअस। तो ये कि भाई वो फलन कहीं भी यहाँ जब यानी कर्व खींचते समय हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो वो कंटिन्यूअस होता है। अवकलनीयता में क्या है, देखो यहाँ पर एक स्मूथ कर्व हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x बराबर, यानी कि जब ये फंक्शन खींचेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक शार्प पॉइंट आ गया, शार्प पॉइंट आ गया ना। तो ये शार्प इस बिंदु पर, यानी कि x बराबर 0 पर क्या नहीं होगा, ये फलन क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होना, यानी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि शार्प पॉइंट आ रहा है तो वह उस बिंदु पर फलन क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। बात समझ आ रही नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, ज्यामिति वक्र है, यानी कि ज्योमेट्री की, यानी कि जो फिगर के द्वारा, और ये इसका क्या है, थ्योरेटिकल मेथड, ठीक है ना। ये लिख लीजिए।
लाग्रांज जो थ्योरम है हमारी, अब दूसरी प्रमेय है लाग्रांज, उसमें सेम कंडीशन है। उसमें क्या है हमारा, वो सेम कंडीशन है लाग्रांज मध्यमांतर की। सेम कंडीशन है, यदि कोई वास्तविक फलन, वास्तविक फलन f समृद्ध अंतराल AB में इस प्रकार परिभाषित हो कि नंबर 1 कि फलन जो है f समृद्ध अंतराल AB में सतत होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन। दूसरी, फलन f विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो। ये कंडीशन क्या उसमें भी थी और ये कंडीशन इसमें भी। यहां तक तो ये था। तब क्या था, तब विवृत अंतराल AB में कोई बिंदु C इस प्रकार, बिंदु C इस प्रकार होगा कि f डैश C इक्वल टू f ऑफ D माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A। इसका ज्यामितीय वक्र इस प्रकार है। ये दो बिंदु हैं, A और B। इन दोनों बिंदुओं पर, यहां पर इनके एक स्पर्श स्लोप ऑफ टेंजेंट खींचा जाएगा, खींचा जा सकता है। यहां पर इस प्रकार एक रेखा के पैरेलल इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो ये होगा। तो ये हमारा ऐसे मान लेते हैं कि ये इसका बिंदु मान लिया ये C1 और इसका बिंदु मान लिया C2। तो ये जो फंक्शन है हमारा f डैश C, देखो यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है इस पर, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्योंकि यहाँ से पहले और यहाँ के बाद में एक बिंदु ऐसा स्लोप ऑफ टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो f डैश ऑफ C1 ये हमारा f डैश ऑफ C होगा। तो अब देखा जाए कि ये हमारा जो ये है, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ A होगा। इसके देखा जाए तो ये हमारा फंक्शन कैसा रहा होगा, ये हमारा f डैश C2, ये वाला जो फंक्शन है हमारा ये f डैश ऑफ C1 और ये वाला f ऑफ B। ये x बराबर, ये x बराबर।
बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो देखो, जब हम इस बिंदु के ए के निर्देशांक निकालेंगे तो एक्स पर देखो ए चला है तो ए, और वाई पर यानी एफ ऑफ ए, तो ए के निर्देशांक क्या होंगे हमारे ए कॉमा एफ ऑफ ए। और इसी प्रकार अगर बिंदु बी के निर्देशांक निकालें, बिंदु बी के निर्देशांक निकालें तो क्या होगा, एक्स पर बी चला है और ये फंक्शन ऑफ बी रहा है, तो इसके हो जाएंगे बी ऑफ ए। अब देखो, जब हम दो बिंदुओं के बीच यदि जो कोई कोण निकालते थे, यानी कि डी बाई कोण डीएक्स यानी कोण निकालते थे, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी एबी रेखा एबी का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, रेखा एबी का स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी प्रवणता, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये था। तो यहां से क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 बाई बी माइनस ए। और स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि जो यहां पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या किसका रहा है, ए बी का। वहां पर रोले थ्योरम में स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका था, यहां पर ए बी का रहा है, वहां एक्स के पैरेलल था, भाई एक्स के पैरेलल ही तो आ रहा था। इतना सा डिफरेंस है बस इसमें कि जो लैग्रेंज प्रमेय में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो किसी रेखा का होता है, किसी रेखा का होता है, और रोले थ्योरम में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वहां रेखा जो एक्सिस की जो पैरेलल होती है, एक्सिस की जो पैरेलल रेखा होती है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, क्योंकि वहां पर जो होता है कोई एंगल नहीं बन पाता है, यानी जीरो होता है वहां पर, इसलिए वो होता है। और यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, दो बिंदु इस प्रकार रहे होंगे, क्योंकि कोई रेखा खींची जा रही है, तो जब किसी रेखा का जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डी वाई अपॉन डीएक्स या एफ डैश सी, तो यानी इन जो सी है हमारा, जो सी है, जो सी बिलोंग्स कर रहा होगा ओपन इंटरवल ए बी में, यानी कि इसी इंटरवल में हम इन दोनों बिंदुओं की यदि बीच की बात करें तो इन बिंदुओं के बीच में C1 और C2 ये दो पॉइंट ऐसे रहें जहां पर हम क्या खींच सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं खींच सकते, जिस बिंदु पर स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं खींचा जाएगा वहां पर फलन कैसा नहीं रहा होगा, कैसा नहीं रहा होगा, अवकलनीय नहीं रहा होगा। जहां पर इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं खींचा जाएगा वो फलन क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। यानी कि तो इसका तात्पर्य है कि यदि कोई सभी फंक्शनों में यानी एक बिंदु ऐसा रहा होगा जिस पर क्या हो रहा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट खींचा जा रहा होगा, ठीक है ना। तो बस इतना सा मेन डिफरेंस है। अगर डिफरेंस की बात की जाए या डिफरेंस पूछे तो क्या होगा आपको बताना है कि यहाँ लैग्रेंज प्रमेय में जो रेखा का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाता है वहां पर जे होता है, और वहां पर रोले थ्योरम में वो एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, इसलिए वहां पर एफ डैश सी बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा लैग्रेंज प्रमेय थी, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया है तो अब देखिए सवाल पर लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रमेय पढ़ाते हैं, प्रमेय को कोर्स करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है हम एग्जाम्पल्स इस पर वेरीफाई करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको एक मोटे तौर पर ये बात ध्यान रखना अपने दिमाग में घुसा लो। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप एक दिमाग में रख लो कि हमारा आंसर इनफाइनाइट और आयोटा में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस का मतलब है वो कंटिन्यू हो, ठीक है ना। अवकलनीय का मतलब है कि आपको dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है ना। अब बात आती है समवर्त अंतराल क्या होता है, विपरीत अंतराल क्या होता है। समवर्त अंतराल में हम देखो, अगर मोटी सी तौर पर मैं आपको बताता हूँ मोटी भाषाओं में कि समवर्त अंतराल में जो दोनों बिंदु जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, यानी दोनों बिंदुओं पर हम चेक कर सकते हैं। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या है, सीमा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, यानी कि इन पर कोई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट खींचा नहीं जाता है, इसलिए इनके मध्य में कोई बिंदु ऐसा होगा उसको डालेंगे, उसको डालने पर यदि वो क्या दे रहा है, वास्तविक संख्या दे रहा है, वास्तविक हो रहा है, तो वो फलन हमारा कैसा होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है ना। आपको इन 2-3 बातों का ध्यान में रखते हुए चेक करना है। आपको बस ये
एक्सरसाइज निकाल लें और एक्सरसाइज देखते हैं 7.6। अब हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं पर आधारित, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको रोले की प्रमेय और लाग्रांज की प्रमेय आपको सत्यापित करानी, देखिएगा किस प्रकार सत्यापित होती है। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो थी वो 7.6। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बड़े ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन उसने शुरुआत में कहा है कि फलनों के लिए रोले की प्रमेय की सत्यता कीजिए। फलनों के लिए रोले की प्रमेय की सत्यता की जांच करने का मतलब है कि जो कंडीशंस दी गई हैं उसकी, यानी रोले की प्रमेय में कितनी कंडीशन है? 3। यदि वो तीनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वहां पर क्या होगा? रोले की प्रमेय सत्यापित होगी। ठीक है ना। जैसे कि पहला सवाल है, फलन दिया है f(x) बराबर, पहला ए पार्ट बस जो दिया है, ए पार्ट है हमारा, f(x) बराबर दिया है e की पावर x और sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, और उसने कहा है x बिलोंग्स टू समवृत्त अंतराल π/4 और 5π/4। π/4 का मतलब कितना? 45, और 5π/4 का मतलब कितना हो गया? कितना होगा? भाई पाई की वैल्यू 45, π/4 मतलब 45, 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना होगा? 25, 225 हो जाएंगे। ठीक है ना। यानी इस इंटरवल में आपको क्या करना है? चेक करना है कि इस पर सत्यापित होती नहीं। ठीक है ना। और हमको पता है कि साइन और कॉस, जो साइन जो होता है वो 0 से लेकर पाई तक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 0 to पाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कौज्या, जो कौज्या फलन होते हैं, जो कौज्या फलन, यानी कौज्या फलन का मतलब ये sin x cos x, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? 0 से लेकर पाई के बीच में क्या होते हैं? अवकलनीय तथा सतत होते हैं। ठीक है ना। तो और अगर इस तरीके से होता sin x/2 cos x/2, तो ये फलन क्या नहीं, 0 से पाई के बीच में क्या नहीं होते हैं? सतत नहीं होते। यानी जब हम अवकलनीयता, सततता और अवकलनीयता वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां कुछ कंडीशंस देख रखिए कि कौन से फलन किस अंतराल में सतत होते हैं और किस अंतराल में सतत नहीं होते हैं। चल, अब देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे अब सतत है कि नहीं है। तो हम पहले करेंगे, यानी कि अब हम पहले वैल्यू डालें x बराबर, पहले वैल्यू इस π/4 पर चेक करें तो क्या है? f(x) बराबर, ये हमारे क्या देगा? e की पावर π/4 और ये sin π/4 माइनस cos π/4। ठीक है ना। sin π/4 की वैल्यू वही होती है जो cos π/4 की वैल्यू होती है। आप ऐसे ना समझें तो e की पावर π/4 और ये 0 माइनस 0, तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 0। ठीक है ना। इसी तरीके से π/4 पर चेक किया और 5π/4 पर भी चेक कर लो, तो e की पावर 5π/4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? sin π/4 माइनस cos π/4। जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी भाई। π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, 9π/4, जो जिनकी वैल्यू होगी वो माइनस प्लस का होता रहेगा, लेकिन वैल्यू जैसी आएगी। तो ये दोनों वैल्यू जैसी होंगी तो इस पर भी फलन का मान कैसा होगा? 0। तो हम लिख देंगे फलन f समवृत्त अंतराल a b में, यानी कि कहने का मतलब है समवृत्त अंतराल a b क्या है? π/4 और 5π/4। a b का ये में क्या है?
में सतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। अब चेक करेंगे अवकलनीयता। जब हम अवकलनीयता चेक करेंगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx बराबर हमारा जुड़ा है e की पावर x और ये हमारा sin x माइनस cos x। ठीक है। यदि आपको पता है रूल्स कि ये साइन और कोज्या इस इंटरवल में सतत तथा अवकलनीय होते हैं तो आप डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते, लिखकर आपको f a बराबर f निकाल लेना है और वहां पर उस वैल्यू में रख देना है। इसका हम f(x) निकालें तो क्या होगा, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो e की पावर x sin x को, तो e की पावर x sin x का क्या होगा cos x हो जाएगा, प्लस e की पावर x का e की पावर x और sin x माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, e की पावर x cos x को क्या होगा e की पावर x cos x और माइनस e की पावर x sin x, तो यहाँ प्लस आएगा तो cos भी माइनस ले लेगा। ठीक है ना। तो इसका करेंगे हम e की पावर cos x प्लस e की पावर x sin x माइनस e की पावर cos x माइनस माइनस प्लस e की पावर x sin x। ये cos x वाली खत्म हो गई तो f डैश x का मान क्या है 2 ऑफ e की पावर x sin x। ठीक है ना। अब यहां पर हम इसको π/4 और 5π/4 के बीच में कोई वैल्यू लें। ठीक है ना। जैसे कि 3π/4 क्या लें 3π/4 और 3π/4 कितना हो गया 135, कितना हो गया 135। अब साइन का जो वैल्यू है 135 ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि वैल्यू देगा नहीं देगा, तो हम क्या लिख देंगे अतः मिल गया भाई। हमें आंसर क्या चाहिए था, हमें आंसर कैसा चाहिए था रियल भाई 2 ऑफ e की पावर, यानी कि इसकी कंडीशन किसमें बिलोंग वो नहीं हुई परिवर्तित, आयोटा और इनफाइनाइट में चेंज हुई क्या, नहीं हुई ना, यानी कि इसने हमको क्या दिया एक रियल नंबर दिया। या आप इस तरीके से अवकलनीयता नहीं निकाल रहे हो तो अवकलनीयता जैसे निकाल सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0 f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यानी कि ये राइट हैंड लिमिट। और उसके लिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, यानी इससे भी निकालोगे तब भी आपका क्या होगा फलन अवकलनीय होगा। ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे अतः फलन विपरीत अंतराल π/4 5/4 में कैसा है अवकलनीय है। अब देखो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि f(a) बराबर f(b), यानी जो फलन है वो हमारा कैसा होना चाहिए f(a) बराबर f(b). तीसरी कंडीशन ये थी, ये हमारी पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन क्या थी f(a) बराबर f(b). f(a) बराबर f(b) का मतलब है कि π/4 पर वैल्यू जो है वही वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तो देखो यहां पर e की पावर, यानी कहने का मतलब f ऑफ π/4 इक्वल टू f ऑफ 5π/4। ठीक है ना। तो यहां पर हम डालेंगे e की पावर π/4 sin π/4 माइनस cos π/4 इक्वल टू e की पावर 5π/4 और ये हो जाएगा हमारा sin 5π/4 माइनस cos 5π/4, होगा नहीं होगा। तो देखो ये तो क्या हो गया भाई sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2, जिसने क्या दिया रिजल्ट 0, इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसकी भी वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो ये बी का आंसर क्या है 0। तो अब f बराबर f हो गया, तो हम यहां पर लिख देंगे अतः फलन f पर फलन f रोले के
बराबर क्या होगा 0। अब हमें क्या करना है कि जो f डैश सी का मतलब जो f डैश ऑफ फंक्शन x है, f डैश x ऑफ फंक्शन क्या है हमारा 2 ऑफ e की पावर x sin x, ये तो रहा। तो हम क्या करेंगे, जहां x की जगह क्या डाल देंगे c डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा f डैश c इक्वल टू 2 ऑफ e की पावर c और sin c, और f डैश c का मान क्या है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा 2 ऑफ e की पावर c sin c, तो ये 0, तो sin c बराबर क्या होगा 0। तो जो c है, c का मान कितना आ रहा है 0 भाई, sin 0 का मान 0, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें π/4 से लेकर 5π/4 कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्योंकि sin 180 का मान भी क्या होता है 0 होता है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः फलन पर रोले की मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट चेक करके आपको इस तरीके से दिखाना होगा, ठीक है ना, कि इस इंटरवल में वो फंक्शन फलन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएट है कि नहीं, क्योंकि ये तो बाद वाला पॉइंट है, क्योंकि उससे पहले प्रॉब्लम हमारा यही रहेगा कि उसे कंटिन्यूअस देखना होगा और उसके बाद उसे अवकलनीयता चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट, उसमें भी हमें अवकलनीयता और चेक करनी पड़ेगी। यानी कि जब हम लिमिट एंड कंटिन्यूएट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ कंडीशंस दी होगी, और देखो कि कौन सा फलन सतत होता है, कौन से फलन असतत होता है, ठीक है ना। तो दूसरा फंक्शन है हमारा f(x) बराबर दिया हुआ है x माइनस a की पावर m और x माइनस b की पावर m। अब देखो यहां पर यदि m बराबर 1, और क्योंकि जिसने कहा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें a और b, और जो हमारे m और n है वो कैसे रहे नंबर रहे n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि एक कंडीशन डायरेक्ट बता देता हूं कि जो दो बात, एक पदीय दो पदीय बहुपदीय, यानी कि जो पॉलिनोमियल होते हैं बहुपदीय फलन है, जो बहुपदीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं सतत और अवकलनीय होते हैं। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि बहुपदीय फलन अपने अंतराल में है, बहुपदीय फलन अपने अंतराल में सतत तथा अवकलनीय होते हैं। तो देखो यहां पर अगर देखा जाए m की वैल्यू 1 क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अब देखो यहां पर m के लिए 1 मान लिया जाए, m का मान भी 1 मान लिया जाए, ठीक है ना। तो एक क्या होगा x बराबर a डालेंगे तो 0 एज ए रियल नंबर, फिर x बराबर b डालेंगे तो भी 0, तो फंक्शन कैसा हो गया कंटीन्यूअस हुआ नहीं हुआ। तो अगर m और n, अब देखो यहां पर 1 ले लो, यहां पर 2 ले लो, भाई यहां पर 1 ले लो, यहां पर, क्योंकि उसने कहा नेचुरल नंबर लेना है हमको, तो यहां पर n 1 लिया, n का मान 2 ले लो, तो क्या होगा जब x बराबर a डालेंगे तो भी 0 हो जाएगा। इसके लिए इसमें ये इस पर चेक करोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, तो बहुपदीय फलन क्या होते हैं सतत होते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे f यानी फलन f(x), फलन f संवृत अंतराल a b में क्या है सतत है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका अवकलनीयता चेक करेंगे। तो अवकलनीयता हम चेक करेंगे तो देखो f(x) निकाले इसका, तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे x माइनस a की पावर m n ऑफ x माइनस b n माइनस 1, और x का 1
माइनस ए की पावर n, x माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस m ऑफ x माइनस बी की पावर n और x माइनस ए की पावर m माइनस 1। अब यहाँ पर देखा जाए m का मान यदि 1 और n का मान भी 1 ले लिया जाए, ठीक है ना, तो इनके बीच में यानी कि x और a और b के बीच में अगर कोई वैल्यू डाली जाए तब भी रिजल्ट हमारा कैसा रहेगा, 0 रहेगा। भाई a/2 तो डालोगे, b/2 डालोगे, तो a/2 डालेंगे तब भी ये एक जैसा रिजल्ट रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे, अतः फलन f विवृत अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। ये दूसरी कंडीशन। तब एफ ए बराबर क्या चेक करना है हमें, एफ बी। तो x माइनस यानी एफ ए, तो x माइनस ए की पावर n, x माइनस बी की पावर n इक्वल टू x ए की पावर m और x बी की पावर n। यहाँ पर x और a डालेंगे तो ये 0 और यहाँ पर x और b डालेंगे तो ये 0, ठीक है ना। अतः इस फलन में रोले की तीनों स्थिति संतुष्ट होती है। जब ये संतुष्ट होती हैं तो हम क्या करेंगे, जब हम निकालेंगे कि तब एफ डैश लिखेंगे, तब एफ डैश सी बराबर 0। तो जो एफ डैश एक्स है वो हमारा ये रहा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सी डालेंगे इसमें, तो एन ऑफ एक्स यानी सी माइनस ए की पावर एन, सी माइनस बी की पावर एन माइनस 1 प्लस एम ऑफ सी माइनस बी और की पावर एन और सी माइनस ए की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से c की पावर a की पावर तो m कॉमन आ रही है और c की पावर में b की पावर n कॉमन लेते हैं हम, तो देखो यहाँ पर तो n ऑफ बचेगा, ठीक। अब यहाँ से c की पावर b हमने n कॉमन ले लिया तो ये माइनस पावर बचेगी, तो क्या बचेगा, c माइनस b नीचे चला जाएगा, प्लस यहाँ पर m ऑफ n चला गया तो c की पावर a, यहाँ पर c की पावर a इक्वल टू 0। ये इसमें 0 चला गया तो यहाँ से c का मान निकाला जाए तो देखो n ऑफ c माइनस बी प्लस m ऑफ c माइनस ए इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व किया जाए, c माइनस ए और c माइनस बी, तो n c माइनस ए एन प्लस एन सी माइनस एन बी आर इक्वल टू 0। तो ये एलसीएम वाला 0 हो गया, तो एन सी माइनस ए एन प्लस एन सी माइनस एन बी इक्वल टू 0। तो देखो सी वाले फंक्शन सी कॉमन लिया तो ये हुआ m प्लस एन और इन दोनों को इधर ले गया ए एम प्लस एम बी। तो c बराबर क्या आया है, m ऑफ a प्लस m ए एन, यानी कि n a m b अपॉन m प्लस n। तो क्या हो रहा है, जो c है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, a में। आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे अतः इस